हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है ये BA प्रोग्राम 5th सेमेस्टर की होने वाली है। 5th सेमेस्टर में जो आपकी हिस्ट्री है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 से 1857। अगर आपके पास ये बुक है तो ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम लोग आपके क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस 2 ईयर्स के, जिसमें मैं ऑलरेडी आपको फर्स्ट क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हमारा सेकंड क्वेश्चन पेपर चल रहा है। सेकंड क्वेश्चन पेपर में भी मैं ऑलरेडी वीडियो 1 प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। आज हमारी सेकंड क्वेश्चन पेपर की वीडियो 2 होने वाली है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो हमने जहाँ से छोड़ दिया हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, पहले 100 सालों में ब्रिटिश सत्ता से जुड़े प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार औपनिवेशिक वैचारिक लहर से प्रभावित हुई। ये आपको बताना है कि जो हमारे पहले 100 साल थे वो किस तरह से प्रभावित हुए थे। चलिए देख लेते हैं। परिचय से भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना केवल राजनीतिक विजय नहीं थी, बल्कि यह औपनिवेशिक विचारधारा के प्रभाव का भी परिणाम था। यानी देखिए, सिर्फ राजनीतिक रूप से ही इनके प्रभाव में नहीं है, बल्कि जो हमारे वैचारिक चीजें थी उनमें भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। 1787 की प्लासी की लड़ाई के बाद से लेकर 1857 के विद्रोह तक के 100 वर्षों में ब्रिटिश शासन ने अपने प्रशासन को ऐसे ढंग से विकसित किया जिसमें औपनिवेशिक हितों की पूर्ति हो सके, यानी सिर्फ औपनिवेशिक जो हित है उन्हें पूरा किया जा सके। ब्रिटिश शासन को मुख्य उद्देश्य भारत को अपने आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक हितों के अनुरूप ढालना था। यानी ब्रिटिश शासन जो चल रहा था उसके आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक ढांचे के रूप में सभी को ढालना था। उन्होंने प्रशासनिक ढांचे में पश्चिमी सोच, ईसाई नेताओं और सभ्य बनाने की अवधारणा को गहराई से समाहित किया। इन विचारधाराओं ने शासन, न्याय, शिक्षा, भूमि नीति और समाज के हर क्षेत्र को प्रभावित किया था। यानी ये जो इनकी विचारधाराएं थी कि हम आपको सभ्य बनाने आए हैं, ये विचारधारा हर तरह से हमारी शिक्षा में, हमारे समाज में हर तरीके से हम देख सकते हैं। इस आंसर की जो स्टार्टिंग करेंगे उसमें आप पहला पॉइंट लिखेंगे, औपनिवेशिक विचारधारा का आधार श्वेत व्यक्ति का दायित्व। किस तरह से जो श्वेत व्यक्ति है उसका क्या दायित्व रखा था। ब्रिटिश शासन स्वयं को सभ्य और नैतिकता के रक्षक के रूप में प्रस्तुत करते थे। श्वेत व्यक्ति का दायित्व की अवधारणा के अनुसार उन्हें यह विश्वास था कि भारत जैसे देश में रहने वाले लोग पिछड़े हैं और उन्हें सभ्य बनाना अंग्रेजों का कर्तव्य है। यानी ये कहते थे हमारा कर्तव्य है कि तुम्हें हम सभ्य बनाएं। इन विचारधारा ने प्रशासनिक नीतियों को इस तरह प्रभावित किया कि शासन का हर कदम भारतीयों की अधीन और निर्भर बनाए रखने की दिशा में रहा। यानी भारतीयों को अपने अधीन और निर्भरता की ओर बढ़ाता ले गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय समाज को सुधारने के नाम पर अपनी संस्कृति, भाषा, धार्मिक मूल्यों को थोपने की कोशिश की। क्या है, अगर तुम लोग इंग्लिश सीख गए, हमारी संस्कृति सीख गए, तभी तुम लोग सभ्य कहलाओगे। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रशासनिक ढांचे का केंद्रीकरण और नौकरशाही का विकास। किस तरह से औपनिवेशिक विचारधारा के अनुरूप ब्रिटिश शासन ने भारत में एक सशस्त्र केंद्रीकृत प्रशासन स्थापित किया। कंपनी के अधिकारियों को सर्वोच्च स्थान मिला और भारतीयों को निचले स्तर पर सीमित रखा गया। यानी जो भारतीय होते थे उन्हें नीचे की पोस्ट ही दी जाती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे कानून के शासन और न्याय की समानता का ढोंग करते हुए अपने हितों के अनुरूप कानून बनाने शुरू कर दिए थे। जैसे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट और 1833 के चार्टर एक्ट ने शासन में नियंत्रण को ब्रिटिश संसद के अधीन कर दिया था। इसी रीजन की वजह से इन अधिनियमों ने यह दर्शाया कि औपनिवेशिक शासन का उद्देश्य भारत में हित नहीं बल्कि ब्रिटिश की नीतियों का पालन करना है। यानी जो ब्रिटिश नीतियां बना रहे हैं उनका पालन करना भी बहुत जरूरी है। इस प्रकार भारतीय प्रशासन ब्रिटिश नौकरशाही का एक औजार बन गए। यानी जो भारतीय प्रशासन था वो सिर्फ ब्रिटिशों के लिए एक नौकरशाही ही बनकर रह गया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भूमि राजस्व प्रणाली और औपनिवेशिक आर्थिक सोच का प्रभाव। यानी जो भूमि राजस्व प्रणाली थी उसमें भी औपनिवेशिक जो सोच है
उसका क्या प्रभाव पड़ा? ब्रिटिशों ने अपने आर्थिक सिद्धांतों, लाभ कमाने और स्थिर राजस्व प्राप्त करने के अनुसार भूमि राजस्व नीतियां बनाई थी, जिसमें कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त था, जो हम पहले भी देख चुके हैं, जो कि 1793 का था। और दूसरा था मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था, फिर उसके बाद में और उत्तर भारत में मारवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। अगर आपने ये चीज़ें नहीं देखी हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो मैंने पहले सॉल्व करवाया था, उसमें ये चीज़ें पूछी गई हैं। उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इन नीतियों का उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा नहीं, बल्कि ब्रिटिश सरकार को नियमित आय उपलब्ध कराना था। भूमि व्यवस्था औपनिवेशिक आर्थिक विचारधारा का स्पष्ट उदाहरण थी, जिसमें कृषि को कर संग्रह का साधन माना गया और किसानों को उनके श्रम के उचित फल से वंचित किया गया। यानी जो भी कृषि से लाभ होगा, वो सारा ही जो अंग्रेज थे उनके पास चला जाता था आर्थिक रूप में, और जो किसान थे उन्हें अपनी ही जो श्रम था, उसका जो फल है या श्रम से जो पैसा मिलता है, उसी से वंचित कर दिया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे विधि और न्याय प्रणाली में औपनिवेशिक दृष्टिकोण। किस तरह से ब्रिटिश शासन ने भारतीय समाज पर अपने कानूनों को लागू किया, रूल ऑफ लॉ का प्रचार किया, लेकिन वास्तव में कानून भारतीयों पर नियंत्रण का साधन था। यानी भारतीयों पर ये सिर्फ नियंत्रण ही करना चाहते थे कानून के तहत। अंग्रेजी कानून और न्याय प्रणाली ने भारतीय परंपरा कानून को कमजोर कर दिया था। भारतीय न्यायाधीशों और वकीलों को सीमित भूमिका दी गई थी, यानी वो एक तरह से उनकी भूमिका जो थी वो सीमित कर दी गई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे कानून का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के हितों की रक्षा था, ना कि न्याय की भावना को बढ़ावा देना। सिर्फ जो ब्रिटिश हैं उनकी रक्षा करना ही कानून का एक मात्र जो काम था वो था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ब्रिटिश प्रशासन ने कानून के शासन की आड़ में औपनिवेशिक सत्ता को वैध ठहराने का कार्य भी किया। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शिक्षा नीति और वैचारिक नियंत्रण। किस तरह से औपनिवेशिक शासन का सबसे बड़ा वैचारिक औजार शिक्षा थी। किस तरह से 1835 में मैकाले के मिनट ऑन एजुकेशन के अनुसार अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, ताकि ऐसे भारतीय तैयार किए जा सकें जो खून से रंग से भारतीय परंतु विचार से अंग्रेज हों। यानी इन्होंने एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी तैयार की जिसमें भारतीयों को अंग्रेजी जो है वो सिखाई गई। लिस्ट में भी ये था कि वो खून से और रंग से तो भारतीय होंगे, लेकिन उनके जो विचार तैयार किए जाएंगे वो बिल्कुल अंग्रेजों की तरह होंगे। भारतीय शिक्षा प्रणाली को बदलकर पाश्चात्य आदर्शों पर आधारित कर दिया गया था। मिशनरियों को शिक्षा और ईसाई धर्मों के प्रचार का अवसर दिया गया, ताकि जो मिशनरी हैं और ईसाई धर्म है उसको बढ़ाया जा सके। इस प्रकार शिक्षा प्रशासन ने औपनिवेशिक विचारों को समाज में गहराई से प्रभाव डाला था। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे धार्मिक और सामाजिक सुधारों में हस्तक्षेप। किस तरह से औपनिवेशिक शिक्षा ने सामाजिक सुधारों के नाम पर भारतीय समाज में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। बेशक ये चीज़ गलत थी, बट फिर भी अंग्रेज हम कह सकते हैं, अगर दूसरे वे में देखें तो हस्तक्षेप कर रहे थे। नेक्स्ट हम देखेंगे 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाए, जो सुधारों के मानवीयता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इसके पीछे औपनिवेशिक उद्देश्य की पूर्ति छिपी हुई थी। दिखाने के लिए मानवता के लिए कार्य करते, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं इनका ही लाभ था। यानी भारतीय समाज को उनकी सभ्यता के अनुसार ढालना था, क्योंकि उनकी सभ्यता में ये चीज़ें थी ही नहीं, तो भारतीय समाज को भी वो अपनी सभ्यता में ही ढालने का प्रयास कर रहे थे। इस प्रकार सामाजिक सुधार प्रशासनिक नीति का अंग बन गया, जिससे ब्रिटिश शासन उदार और नैतिक प्रतीक हो। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे औपनिवेशिक प्रशासन की नैतिकता और सभ्य शासन का भ्रम। किस तरह से था, चलिए देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन अपनी सत्ता को न्याय संगत और सभ्य दिखाने के लिए नैतिक शासन का दावा करते थे, लेकिन यह सभ्यता मिशन असमानता और शोषण पर आधारित। यानी यहाँ हम असमानताएं जो शोषण है उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भ्रष्टाचार, नौकरशाही की कठोरता और जनता से दूरी प्रशासन की पहचान बन गई थी, क्योंकि यहाँ अब जो भ्रष्टाचार है, नौकरशाही है, कठोरता है, वो देखने को मिलती थी। भारतीयों को शासन में भागीदारी से वंचित रखा जाता था। इस तरह प्रशासन जनता के हित का नहीं, बल्कि औपनिवेशिक साम्राज्य की मजबूती का उपकरण बन गया था। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष में आप लिखेंगे पहले 100 वर्षों में ब्रिटिश प्रशासन पूरी तरह औपनिवेशिक विचार आधारों से संचालित हुआ। सभ्यता, कानून, नैतिकता और शिक्षा जैसे शब्द केवल शासन को वैध ठहराने के औजार थे। यानी सिर्फ जो शासन हो रहा था उसको वैध ठहराने के लिए ये चीज़ें यूज़ की जाती थी। प्रशासन का हर ढांचा भारतीय समाज को नियंत्रित करने, उसकी आर्थिक संपदा को
लूटने और मानसिक रूप से अधीन बनाने के लिए तैयार किया गया था, ताकि मानसिक रूप से, दिमागी रूप से भी इन्हें अपना गुलाम बनाया जा सके। इस काल में शासन जनता के लिए नहीं बल्कि औपनिवेशिक हितों के लिए करवाया जाता था या कार्य करता था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ब्रिटिश प्रशासन केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं बल्कि औपनिवेशिक विचारधारा का अमूर्त रूप था, जिसने भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केव कॉर्नवालिस से जुड़ी भू राजस्व व्यवस्था में अंतर बताइए। यानी इनकी और जो इनकी भू राजस्व व्यवस्था थी उसमें आपको डिफरेंसेस बताना है। चलिए देखेंगे परिचय से। ब्रिटिश शासनकाल में भूमि राजस्व व्यवस्था औपनिवेशिक शासन की आर्थिक नीति का सबसे महत्वपूर्ण अंग था, क्योंकि आर्थिक रूप से ये भू राजस्व से ही ताकतवर हुए थे। ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य भारत से अधिक राजस्व प्राप्त करना था। इसी उद्देश्य से उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग भूमि राजस्व व्यवस्था लागू की। इन व्यवस्थाओं में कॉर्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली और मुनरो की रैयतवाड़ी प्रणाली प्रमुख थी। यानी जो कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी और जो मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रणाली लागू की थी, ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। दोनों का उद्देश्य राजस्व बढ़ाना था, परंतु इनकी प्रकृति, क्रियान्वयन और परिणाम एक दूसरे से भिन्न थे। यानी ये बहुत सारे डिफरेंसेस भी थे। कॉर्नवालिस प्रणाली मुख्य बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू की गई, जबकि मुनरो प्रणाली दक्षिण भारत यानी मद्रास, मुंबई आदि में लागू की गई थी। आपको पता होना चाहिए कौन सी प्रणाली कहाँ लागू हुई थी, ठीक है। तो हम अगर इसकी स्थापना और क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर देखें तो कॉर्नवालिस प्रणाली 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य स्थायी रूप से भूमि से प्राप्त राजस्व को निश्चित करना था। इस प्रणाली को परमानेंट सेटलमेंट कहा गया, क्योंकि इसमें भूमि राजस्व हमेशा के लिए तय कर दिया गया था, ठीक है। जिसके विपरीत मुनरो प्रणाली 1820 में सर थॉमस मुनरो द्वारा दक्षिण भारत यानी मद्रास में, मुंबई में, कुछ मध्य भारत के हिस्सों में भी लागू की गई थी। यह प्रणाली मुख्यतः उन क्षेत्रों में लागू हुई जहां जमींदारी परंपरा नहीं थी और किसान सीधे भूमि को जोतते थे, वहां पर ये प्रणाली लागू हुई थी। अगर हम कर संग्रह का आधार और प्रमुख पक्ष देखें तो इसमें आप लिखेंगे कॉर्नवालिस प्रणाली में जमींदारों को भूमि का मालिक माना गया। वह किसानों से कर वसूल कर सरकार को निश्चित हिस्से देते थे, यानी सरकार और किसान के बीच एक मध्य वर्ग जमींदार बन गया था इस प्रणाली के अंतर्गत, ठीक है। और जो मुनरो प्रणाली में किसान यानी रैयत को भूमि का असली मालिक माना जाता था, यानी किसान ही असली मालिक होते थे भूमि का। यह सरकार सीधे किसानों से कर वसूल करती थी, जिससे जमींदारों का मध्यस्थ वर्ग समाप्त हो गया। यानी यहाँ पर जो किसान थे वो डायरेक्ट ही सरकार को कर देते थे और जो मध्य वर्ग था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे राजस्व निर्धारण की प्रकृति किस तरह से। कॉर्नवालिस की प्रणाली में भूमि का राजस्व स्थायी रूप से तय कर दिया गया। एक बार जो राजस्व तय हुआ उसी के बाद में बढ़ा ही नहीं जा सकता, यानी एक बार ही इन्होंने राजस्व तय कर दिया तो फिर उसे बढ़ाया नहीं था। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे मुनरो प्रणाली में राजस्व अस्थायी और परिवर्तनशील था, यानी ये कभी भी बदल सकता था। इसमें भूमि की उपज, मौसम और परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर बदला जा सकता था। इसीलिए इस प्रणाली में सरकार को वास्तविक उत्पादन का अधिक लाभ मिल पाता था, क्योंकि देखिए अगर भूमि में ज़्यादा अच्छी फसल हुई है तो उस टाइम पे वो कर भी बढ़ा देते थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे किसानों की स्थिति। कॉर्नवालिस प्रणाली में किसान भूमि का मालिक नहीं था, बल्कि यह जमींदारों का आश्रित बन गया थी। जमींदार कर न चुका पाए तो किसानों को भूमि से बेदखल कर दिया जाता था, जिससे किसान अत्यंत पीड़ित हुए और उसकी स्थिति दयनीय हो गई, क्योंकि अगर जमींदार सरकार को नहीं कर देता था तो किसानों को ही भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। वहीं मुनरो प्रणाली में किसान स्वयं भूमि के स्वामी माने गए और उसे भूमि पर स्थायी अधिकार प्राप्त हुआ। वह सीधे सरकार को कर देता था। इस प्रणाली किसान को जमींदारों के शोषण से
कुछ हद तक राहत मिली, परंतु अत्यधिक कर और कठोर वसूली के कारण यहाँ पर भी किसानों की जो परेशानियाँ थी वो बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पर भी किसानों की जो स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सरकार को लाभ और हानियाँ, यानी जो सरकार को लाभ और हानियाँ होती थी कॉर्नवालिस प्रणाली से प्राप्त। प्रारंभ में सरकार को स्थायी और निश्चित आय मिली, परंतु जैसे जैसे उत्पादन बढ़ा राजस्व वैसे वही रहा, इसीलिए लंबे समय में सरकार को आर्थिक हानि हो गई थी, यानी यहाँ लंबे समय के बाद आर्थिक हानि देखने को मिली। मुनरो प्रणाली में राजस्व उत्पादन के अनुसार तय किया जाता था, इसलिए सरकार को लाभ हुआ, परंतु इसका नुकसान यह हुआ कि हर बार नया मूल्यांकन करने से भ्रष्टाचार और मनमानी बढ़ी और किसान असुरक्षित हो गए, यानी हर बार जो मूल्यांकन बढ़ जाता था इस वजह से भ्रष्टाचार, मनमानी और ये चीज़ें बढ़ने लगी, जिसकी वजह से किसान और ज़्यादा असुरक्षित हो गए। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे 6 पॉइंट, इसमें देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे सामाजिक प्रभाव, यानी समाज पर इसके क्या प्रभाव पड़े। कॉर्नवालिस प्रणाली ने भारत में जमींदार वर्ग को जन्म दिया जो ब्रिटिश शासन के सहयोगी बन गए, जिस इसने किसानों को अधिकारहीन और गरीब बना दिया, जबकि अमीर जमींदारों का एक नया वर्ग तैयार हो गया था। मुनरो प्रणाली ने जमींदार वर्ग को समाप्त किया और एक नए किसान वर्ग की भूमिका के स्वामी के रूप में उभरा, परंतु अत्यधिक कर वसूले और कठोर प्रशासन ने इस प्रणाली को भी किसान विरोधी बना दिया था, क्योंकि किसान जो थे वो इस प्रणाली में भी बहुत ज़्यादा दुखी ही थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रशासनिक नियंत्रण और प्रभाव। क्या प्रशासनिक नियंत्रण और प्रभाव रहे, तो इसमें आप लिखेंगे कॉर्नवालिस प्रणाली में सरकार का भूमि पर नियंत्रण सीमित था, क्योंकि वसूली की जिम्मेदारी जमींदारों को दी गई थी, जिससे प्रशासनिक दृष्टि से कार्य आसान हुआ, परंतु जमींदारों की मनमानी बढ़ने लगी थी। मुनरो प्रणाली में राजस्व अधिकारी सीधे किसानों से संपर्क करते थे, यानी ये जो थे ये सीधे ही किसानों से संपर्क करते थे, जिससे प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत हुआ, लेकिन अधिकारियों की संख्या बढ़ने से भ्रष्टाचार और दबाव भी बढ़ गया, यानी अब अधिकारियों की जो संख्या थी वो बढ़ गई, तो जिसकी वजह से जो भ्रष्टाचार था और दबाव था वो भी यहाँ बढ़ गया। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे कॉर्नवालिस और मुनरो प्रणाली दोनों ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक नीति के अंग थे, जिनका मूल उद्देश्य भारत से अधिकतम राजस्व प्राप्त करना था। कॉर्नवालिस की स्थानीय बंदोबस्त व्यवस्था ने एक जमींदार वर्ग पैदा कर दिया, यानी एक जमींदार वर्ग जो था वो पैदा कर दिया था कॉर्नवालिस की व्यवस्था ने, जिसने किसानों का शोषण किया, जबकि मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था ने किसानों को सीधे सरकार से जोड़ दिया, परंतु कर की कठोरता ने उन्हें भी गरीबी में धकेल दिया, क्योंकि कर बहुत ज़्यादा कठोर था, जिसकी वजह से वो लोग भी एक तरह से जो कर में थे वो कर में डूब गए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे दोनों व्यवस्थाओं ने भारतीय कृषि व्यवस्था को मजबूत किया, ग्रामीण समाज में असमानता और गरीबी को बढ़ावा मिला तथा औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूती मिल गई। ब्रिटिश सरकार को जहां वित्तीय लाभ हुआ, वहीं भारतीय किसान आर्थिक रूप से टूट गए थे, क्योंकि भारतीय किसानों की आर्थिक रूप से स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी। इस प्रकार इन दोनों प्रणाली ने भारत की पारंपरिक कृषि प्रणाली को जड़ से हिला दिया और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की नींव को सुदृढ़ कर दिया, क्योंकि अब यहाँ ब्रिटिश जो औपनिवेशिक शासन थी उसकी जो नींव थी वो तो मजबूत हो गई, लेकिन किसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में औपनिवेशिक शिक्षा के उत्कर्ष से जुड़े मुख्य विकासों की चर्चा आपको यहाँ करनी है। किस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, तो पहले हम देखेंगे परिचय। भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान शिक्षा प्रणाली में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ब्रिटिश शासन के आरंभिक काल में उनकी प्राथमिकता व्यापारिक हितों की सुरक्षा और प्रशासनिक कार्यों के लिए स्थानीय कर्मचारियों की तैयारी थी। धीरे धीरे शिक्षा को एक ऐसा माध्यम माना गया जिसके द्वारा भारतीय समाज में ब्रिटिश विचारधारा, संस्कृति और शासन प्रणाली को फैलाया जा सके। औपनिवेशिक शिक्षा का उद्देश्य भारतीयों को ब्रिटिश नीतियों के प्रति वफादार बनाना था और क्लर्क वर्ग तैयार करना था, ताकि जो भारतीय हैं वो क्लर्क की तरह ब्रिटिशों के लिए कार्य कर सकें, जो शासन में निचले स्तर पर कार्य कर सकें। इस शिक्षा प्रणाली के विकास में कई नीतियां, आदेश और रिपोर्ट आई, जिन्होंने भारतीय शिक्षा की दिशा में स्वरूप को निर्धारित किया था। अब किस तरह से वो कौन कौन सी चीज़ें आई थी अब हम उन्हें देखेंगे। पहले आप देखेंगे प्रारंभिक प्रयास और मिशनरी शिक्षा। किस तरह से ब्रिटिश शासन की शुरुआत में शिक्षा का कार्य मुख्यतः मिशनरियों के हाथों में था। उनका उद्देश्य भारतीयों को ईसाई धर्म के
प्रति आकर्षित करना और अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से सभ्य बनाना था। सन 1813 में चार्टर एक्ट ने पहली बार सरकार को भारतीयों की शिक्षा पर धन खर्च करने की दायित्व सौंपा। यानी पहली बार 1813 में ये कहा गया कि भारतीयों की शिक्षा पर भी धन खर्च किया जाएगा। इस अधिनियम के तहत सरकार ने शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक राशि निर्धारित की। यानी 1 लाख रुपए ही पूरे वर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में खर्च होगा। हालांकि उस समय यह धन मुख्यतः उच्च वर्गों की अंग्रेजी शिक्षा और धार्मिक प्रयास पर खर्च होता था। यानी किया तो 1 लाख था, पर वो भी सिर्फ उच्च वर्ग के लोग ही यूज करते थे, यानी उच्च वर्ग के लोगों के लिए ही किया जाता था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे 1835 का मैकाले का शिक्षा संबंधित मिनट। किस तरह से इसमें आप लिखेंगे थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने 1835 में शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना आवश्यक है ताकि एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो भारतीय रक्त और रंग का हो, लेकिन विचारों से अंग्रेज जो सोचता हो। यानी देखिए वो ऐसी शिक्षा देना चाहते थे जो व्यक्ति पढ़ लिख कर ऐसा बने कि देखने में तो वो भारतीय रंग और रक्त से भारतीय हो, लेकिन सोचने में विचार में बिल्कुल अंग्रेजी हो। इस नीति के परिणाम स्वरूप भारतीय शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य ज्ञान का प्रमुख स्थान मिल गया था। इससे पारंपरिक संस्कृति अरबी और फारसी शिक्षा संस्थाओं में उपेक्षा हुई और भारतीयों में अंग्रेजी शिक्षा के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा था। अब हम देखेंगे 1854 का वुड्स स्पैच। किस तरह से 1834 का जो वुड्स स्पैच है इसमें आप लिखेंगे 1854 का वुड स्पैच भारतीय शिक्षा इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है। इसे भारत में शिक्षा का चार्टर भी कहा गया। इसके प्रमुख प्रावधान थे, यानी इसके अंतर्गत क्या लिखा गया था, शिक्षा विभाग की स्थापना प्रत्येक प्रांत में की जाएगी, यानी सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग होगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विश्वविद्यालयों की स्थापना कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में की गई। प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक शिक्षा का एक संगठित ढांचा तैयार किया गया। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। वुड स्पैच ने भारत में आधुनिक शिक्षा के लिए एक संगठित ढांचा तैयार किया और शिक्षा को सरकारी नियंत्रण में ले लिया। यानी अब जो शिक्षा थी वो सरकारी नियंत्रण में आ गई। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 में किस तरह से वुड स्पैच के आधार पर 1857 में कलकत्ता, मद्रास, मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इन विद्यालयों ने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित परीक्षात्मक और प्रमाण पत्र आधारित शिक्षा प्रणाली को अपनाया। इन संस्थाओं ने भारतीय मध्य वर्ग को अंग्रेजी शिक्षा दी और प्रशासनिक सेवा में प्रवेश के लिए मार्ग प्रशस्त किया, या ये कहें मार्ग खोल दिया था। हालांकि इन विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और आवास परीक्षा और डिग्री प्राप्त कर अधिक ध्यान दिया गया। यानी जो डिग्री होती थी उस पर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, सिखाने पर नहीं। 1882 का हंटर आयोग। किस तरह से लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1882 में हंटर आयोग की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के प्रसार और गुणवत्ता को सुधारना था। आयोग ने सुझाव दिया, क्या क्या सुझाव दिया, प्राथमिक शिक्षा का प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों तक किया जाना चाहिए। दूसरा आप लिखेंगे शिक्षा में स्थानीय निकायों की भूमिका बढ़ाई दी जाए। और नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि बालिका उस टाइम पे नहीं पढ़ती थी। यह आयोग भारतीय जनता के लिए प्राथमिक शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि इस आयोग ने जो प्राथमिक शिक्षा है उसे मजबूत बनाया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे 1902 से 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय आयोग और अधिनियम। किस तरह से ब्रिटिश सरकार ने 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया और 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम का उद्देश्य विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाना था, ताकि जो सरकार का नियंत्रण है वो बढ़ सके। आयोग ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव दिए थे, ताकि जो परीक्षा प्रणाली है वो सही ढंग से सुव्यवस्थित हो सके। हालांकि इस अधिनियम की आलोचना हुई, क्योंकि इससे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता सीमित हो गई थी। इसी वजह से इसकी क्या हुई, आलोचना भी देखने को मिली। नेक्स्ट अब हम देखेंगे औपनिवेशिक शिक्षा के प्रभाव और परिणाम। औपनिवेशिक शिक्षा ने भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी। किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे अंग्रेजी भाषा को भारत में प्रशासन और शिक्षा का माध्यम बना दिया था। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे पश्चिमी विचारधारा, विज्ञान और तकनीकी ज्ञान का प्रसार भी यहाँ देखने को मिला।
नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे एक नया शिक्षित माध्यम वर्ग तैयार किया जिसने आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन में नेतृत्व भी किया था। यानी इन्हीं की वजह से एक जो नया वर्ग था वो भी हमारे सामने आया था। लेकिन इसके दुष्परिणाम भी हुए। शिक्षा शहरी क्षेत्रों तक सीमित रही, ग्रामीण और निम्न वर्ग इससे वंचित रहे और यह शिक्षा अधिकतम नौकरशाही उत्पादन पर केंद्रित थी। यानी सिर्फ जो शहर के लोग थे वही शिक्षा ले पाते थे, ग्रामीण नहीं ले पाते थे और सिर्फ नौकरी करना ही शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बन गया था। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य भारतीय को ऐसे सहायक बनाना था जो ब्रिटिश सरकार को सुचारू रूप से चला सके। इसके बावजूद इसी शिक्षा प्रणाली ने भारतीय समाज में जागरूकता, राष्ट्रीय चेतना और आधुनिक सोच का बीज भी बोया। यानी देखिए इनका उद्देश्य सिर्फ अपनी सरकार को सुव्यवस्थित चलाना था, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी शिक्षा ने ही भारतीयों को जो एक तरह से जागरूक है, राष्ट्रीय चेतना है और जो राष्ट्रीय की भावना है वो पैदा करने में भी मदद की थी। भारतीय शिक्षा वर्ग ने ब्रिटिश शासन की नीतियों पर प्रश्न उठाया और स्वाधीनता आंदोलन की नींव रखी। यानी अब जो शिक्षित वर्ग हो गया था वो एक तरह से आवाज उठाने लगा। इस प्रकार यद्यपि औपनिवेशिक शिक्षा का उद्देश्य भारत को ब्रिटिश हितों के अनुरूप ढालना था, किंतु इसके परिणाम स्वरूप भारत में नई चेतना, विज्ञान और आधुनिक विचारधारा का प्रसार हुआ, जिससे स्वतंत्रता संग्राम के मार्ग को प्रस्तुत किया गया। यानी इन सभी की वजह से स्वतंत्रता संग्राम जैसी जो वो आंदोलन थे या स्वतंत्रता संग्राम जैसी जो सोच थी वो भी विकसित हो गई थी। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इससे आगे के जो क्वेश्चन रह जाते हैं वो हम लोग थर्ड वीडियो में कवर कर लेंगे। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर वीडियोस आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। एंड अब अगर आप इन सभी नोट्स की सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी ड्यू एस वेल को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यहाँ ये सारे आपको फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि आपकी स्टडी को और ज़्यादा ईजी एंड कंफर्टेबल बना देंगे। तो आप वीडियो को लाइक करना एंड हमारे ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।